हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन एमए फाइनल ज्योग्राफी में भारतीय मृदा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन सोइल है, उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है, वर्ल्ड की दृष्टि से इंडिया का क्लासिफिकेशन है वो किस कैटेगरी में आता है, इन तमाम यानी कि बिंदुओं पर आज की क्लास में चर्चा होगी। तो मित्रों, मृदा का जो निर्माण होता है जिसको अपन मृदा निर्माणकारी कारक कह सकते हैं, मृदा निर्माणकारी कारकों में मूल 4 कारक होते हैं। 4 इसको नियंत्रित करने वाले कारक या निर्माण करने वाले कारक कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मूल चट्टान। ये जो मूल चट्टान है, मूल चट्टान के अंतर्गत मूल चट्टान से यानी अपक्षय होता है भौतिक क्रियाओं के द्वारा, जलवायु क्रियाओं के द्वारा और रासायनिक के द्वारा। यानी इसके अपर्दन अपक्षय के अंदर फिजिकली, क्लाइमेटली और केमिकली तीनों प्रोसेस से और इसके साथ में जैविक अंश मिलते हैं, फिर मृदा का निर्माण होता है। यानी तापमान, आर्द्रता, वर्षा की वजह से भौतिक जो चट्टानों का मूल यानी कि भाग है उसका बिखराव होता है, उसका अपर्दन होता है। अपर्दन के बाद में उसकी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसमें कई प्रकार के यानी कि जैविक पदार्थ मिलते हैं और उसके बाद में एक परत के रूप में मृदा का निर्माण होता है। तो मूल चट्टान का रोल बहुत बड़ा है। इसके बाद में जो जलवायु है ये भी मृदा निर्माणकारी कारक कहलाती है, क्योंकि जलवायु के अंदर तापमान, आर्द्रता है, वर्षा है, ये भी मृदा के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण रोल है। इसके अलावा जैविक जो पदार्थ है, जैविक पदार्थ, ये जैविक पदार्थ और जलवायु ये दोनों यानी कि परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो इसमें जैविक पदार्थ है वो मिट्टी के साथ में, मूल चट्टान के साथ में और साथ ही जलवायु की जो क्रियाएं हैं वो करने के बाद में एक मृदा का निर्माण होता है। तो जैविक पदार्थ है पेड़ पौधों की सड़ी गली अंश है, ह्यूमस है या कुछ जैविक अंश है, ये सारे सड़ गल करके रासायनिक प्रक्रिया और जलवायु क्रियाओं के बाद में मृदा का निर्माण होता है। इसको नियंत्रित कारी कारक भी कहते हैं और ये अनियंत्रित कारी कारक है दोनों। इस यानी मूल चट्टान और समयावधि अनियंत्रित कारक है, जबकि नियंत्रित कारी में जलवायु और जैविक पदार्थ आते हैं। इसके अलावा समयावधि है, मृदा किसी यानी कि तत्काल इसका निर्माण नहीं होता है, ये एक यानी कि समय पीरियड के बाद में इसका निर्माण होता है। उसमें मृदा के निर्माण में हो सकता है सैकड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। तो एक संगठित मृदा निर्माण करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। तो मूल चट्टान, जैविक, जलवायु, जैविक पदार्थ और समयावधि है, ये मृदा के निर्माणकारी कारक कहलाते हैं। यदि मृदा का संगठन की बात करें कि मृदा का जो संगठन है, मृदा के संगठन में खनिज पदार्थ होते हैं जिसमें 38 से 41% खनिज होते हैं। मृदा का घोल है वो भी इसमें 15 से 35% मृदा का घोल होता है। मृदा वायु होती है वो 15 से 35% होती है और जैविक पदार्थ है वो भी 5 से 12% होते हैं। यानी इन पदार्थों से ही मृदा का संगठन का निर्माण होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है वो खनिजों का होता है और इसके बाद में मृदा घोल, मृदा वायु और जैविक पदार्थ होते हैं। यदि अपन मृदा की निर्माण की दृष्टि से देखेंगे तो लेटराइजेशन जो होता है, लेटराइजेशन मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस अलग अलग यानी कि श्रेणियों में जाने जाते हैं, अलग अलग यानी कि टाइप या वर्गों में होते हैं। जैसे लेटराइजेशन है, लेटराइजेशन का मतलब होता है कि अगर तापमान अधिक है और वर्षा भी अधिक होती है तो मूल चट्टान होती है उसमें लेटराइजेशन होता है और उसमें तापमान अधिक और वर्षा का अधिक होना जरूरी है। पोड यानी कि पोडजोइलाइजेशन है, पोडजोइलाइजेशन में तापमान कम होना चाहिए और वर्षा अधिक होनी चाहिए।
अगर तापमान कम है और वर्षा अधिक है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोर्जुलाइजेशन। अगर तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है तो उसको अपन लेटेराइजेशन कहेंगे। सेलेनाइजेशन है, सेलेनाइजेशन में क्या होता है, तापमान भी अधिक होता है लेकिन वर्षा कम होती है। जिन क्षेत्रों के अंदर तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है वहाँ चट्टानों के अंदर सेलेनाइजेशन की क्रिया होती है। और एल्केनाइजेशन के अंदर सामान्य तापमान रहता है, उच्च जल संलग्नता रहती है, जल भरा रहता है, या यूँ कहे कि तापमान अधिक रहता है और वर्षा है वो सामान्य रहती है। तो इस प्रक्रिया को अपन एल्केनाइजेशन कहते हैं। ये मृदा के निर्माण में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यदि मृदा का क्लासिफिकेशन की बात करें तो मृदा का जो वर्गीकरण है विश्व की दृष्टि से यानी USDA योजना के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है। USDA योजना यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर योजना के अनुसार मृदा को मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली है क्षेत्रीय मृदा, दूसरी है अंतःक्षेत्रीय मृदा और तीसरी है अक्षेत्रीय मृदा। अब मित्रों, क्षेत्रीय मृदा क्या होती है? क्षेत्रीय मृदा का मतलब होता है कि वह मृदा जो किसी क्षेत्र विशेष में ही उसका निर्माण होता है, पर्टिकुलर उसी स्थान पर मूल चट्टान, जलवायु, जैविक पदार्थ और समयावधि के उपरांत उसका निर्माण होता है। उसी क्षेत्र या उसी यानी कि भाग के अंदर, उसी प्रदेश के अंदर उसका निर्माण होता है, तो उसको अपन कहते हैं क्षेत्रीय मृदा। जैसे पेडोकल और पेडाल्फर है, ये जोनल मृदा यानी कि क्षेत्रीय मृदा है। और पेडोकल के अंतर्गत जैसे प्रेरी बुर्नी जैम है, चरनोजैम जो स्टेपी प्रदेशों में पाई जाती है, भूरी चेस्टनट है जो स्टेपी के ऊपरी भागों में पाई जाती है, धूसर मृदा है जिसको सिरोजम कहते हैं, लाल मृदा है और टुंडा मृदा है। ये सारी जोनल यानी कि सॉइल कहलाती है, क्षेत्रीय मृदा कहलाती है। और क्षेत्रीय मृदा में जैसे प्रेरी घास के मैदान में बुर्नी जैम और चरनोजम जो स्टेपी यानी घास के मैदानों में पाई जाती है, भूरी मृदा चेस्टनट या स्टेपी के ऊपरी भागों में पाई जाती है, और धूसर मृदा जिसको सिरोजम कहते हैं, लाल मरु मृदा और टोंडा मृदा। अब इसके बाद में आती है अंतःक्षेत्रीय मृदा। अंतःक्षेत्रीय मृदा का मतलब होता है कि वह मृदा जो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर यानी अंतः क्रिया करके या न तो बाहर से निक्षेपों से उसका निर्माण होता है और न ही वहाँ मूल पदार्थों से होता है, उनसे यानी जल के साथ अंतःक्रिया करके उसके कुछ गुण और रूप में बदलाव आ जाते हैं, उसको अपन अंतःक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। जैसे लवणीय मृदा है, तो लवणीय मृदा है वो पहले उपजाऊ मृदा हुआ करती थी, उसका यानी कि अधिक जल भराव के कारण जो सॉइल के अंदर सोडियम क्लोराइड के तत्व थे वो ऊपर आ गए और वो मृदा एक लवणीय हो गई। या फिर क्षारीय मृदा है या दलदली पीठ मृदा है, रेंजिना मृदा है, ये सारी अंतःक्षेत्रीय मृदा कहलाती है। अक्षेत्रीय जो मृदा है, अक्षेत्रीय मृदा का मतलब होता है कि वह उस क्षेत्र से या उस भाग पर यानी कि उसका निर्माण नहीं होता है, किसी दूसरे क्षेत्रों से, किसी बाहरी यानी कि प्रदेशों से वह जल के द्वारा, वायु के द्वारा यानी कि अपरदित करके लाई हुई होती है, उसे अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। जैसे जलोढ़ मृदा है, वो जल के साथ लोड करके दूसरे स्थानों से होकर वहाँ यानी मृदा का निक्षेपण होता है। लोएश है, वायु के द्वारा उड़ाकर लाई हुई जो मिट्टी है उसका निक्षेपण होता है, उसको अपन लोएश कहते हैं।
तो लोएश प्रक्रिया या पर्वतीय मृदा है, ये भी यानी कि एक अक्षेत्रीय मृदा होती है, जो उस क्षेत्र विशेष के अंदर उसका निर्माण नहीं होता है, वो किसी दूसरे क्षेत्रों से जल और वायु के द्वारा अपरदित करके निक्षेपित होती है, उसको अपन अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। तो इस प्रकार मोटे तौर पर यानी इसका 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है, जिसको USA योजना के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसी का वर्गीकरण है USDA योजना का संशोधन किया गया 1975 के अंदर, और 1975 में इसका संशोधन करके CSCS वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसको बृहत मृदा वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। CSCS वर्गीकरण यानी कॉम्प्रेसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कॉम्प्रेसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो USDA का संशोधन वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया 1975 के अंतर्गत। तो CSCS वर्गीकरण के अनुसार यदि भारत में कुल 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जो कॉम्प्रेसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत विश्व स्तर पर जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार इस वृत्त मृदा वर्गीकरण प्रणाली के अंदर भारत में 10 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मित्रों, CSCS प्रणाली का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार भारत में 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। उसमें सबसे पहले हैं इनसेप्टी सॉल्स। इनसेप्टी सॉल्स है, ये बांगर प्रकार की मिट्टी है और भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो इनसेप्टी सॉल्स है। दूसरी जो मिट्टी है वो एंटी सॉल्स है। एंटी सॉल्स मृदा की प्रोफाइल विकसित नहीं होती है, यानी इसमें मृदा की जो प्रोफाइल है वो विकसित नहीं होती है। ये मरुस्थलीय मृदा है और खादर प्रकार की है। एंटी सॉल्स मरुस्थलीय मृदा है और खादर प्रकार की है। तीसरी जो मृदा है जिसको अपन कहते हैं अल्फी सॉल्स, तो अल्फी सॉल्स जो मृदा है वो क्षारीय या आंशिक अम्लीय भी है, यानी अल्फी सॉल्स होती है वो क्षारीय और आंशिक अम्लीय भी होती है। जैसे लाल मृदा या लेटेराइट मृदा है, तो लाल मृदा या लेटेराइट मृदा है ये अल्फी सॉल्स है। और नेक्स्ट जो है वर्टीसॉल्स। वर्टीसॉल्स में क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी वर्टीसॉल्स मिट्टी के अंदर क्ले की मात्रा, मृत्तिका की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे काली मिट्टी है वो एक वर्टीसॉल्स मिट्टी कहलाती है। तो वर्टीसॉल्स मिट्टी है, राजस्थान में भी ये जो हाड़ौती का पठार है उन क्षेत्रों में वर्टीसॉल्स मिट्टी पाई जाती है और क्ले की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। भारत में भी वर्टीसॉल्स मिट्टी है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक का पठार है और आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे वर्टीसॉल्स मिट्टी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है जो स्पोड यानी कि स्पोडोसॉल्स है। स्पोडोसॉल्स होती है ये अपक्षेत्र एवं अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे पोडजोल या पर्वतीय मिट्टी है वे स्पोडोसॉल्स के उदाहरण मिलते हैं। इनके अलावा जो मॉलीसॉल्स है, मॉलीसॉल्स में जैविक अंशों के कारण ये गहरी होती है, इसमें जैविक अंश अधिक पाए जाते हैं। जैसे चरनोजम जो मिट्टी है स्टेपी क्षेत्रों में पाई जाती है और यूपी के तराई क्षेत्रों में पाई जाने जब वाली जो मिट्टी है वो भी मॉलीसॉल्स प्रकार की मिट्टी है। तो मॉलीसॉल्स मिट्टी जो यूरोपी के तराई क्षेत्रों के अंदर यानी कि पाई जाती है। और फिर है यानी एरिडोसॉल्स मिट्टी है, उसको मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। खास करके राजस्थान के मरुस्थलीय यानी कि क्षेत्रों के अंदर अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर एरिडोसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अल्टीसॉल्स जो मिट्टी है,
तो अल्टीसॉल्स मिट्टी में ऑक्सीसॉल्स का ये एक उप प्रकार है और अल्टीसॉल्स मिट्टी भारत में केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी केरल और तमिलनाडु राज्यों के अंदर खास करके अल्टीसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, जो ऑक्सीसॉल्स का एक उप प्रकार है। अल्टीसॉल्स के बाद में जो ऑक्सीसॉल्स है, ऑक्सीसॉल्स भी ये अत्यधिक अपक्षयित मिट्टी है। अत्यधिक अपक्षयित मिट्टी होती है, जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है तो वहाँ ऑक्सीसॉल्स मिट्टी अधिक पाई जाती है और वहाँ पे अपक्षयकरण भी अधिक होता है। इसके कारण ये मिट्टी है वो केरल के तटीय भागों में पाई जाती है, ऑक्सीसॉल्स मिट्टी। और अंतिम में जो हिस्टोसॉल्स मिट्टी है, हिस्टोसॉल्स मिट्टी में जैविक अंश की प्रचुरता रहती है, यानी इसमें जैविक अंश अधिक पाए जाते हैं। इस मृदा को पीट मृदा या वन मृदा के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये जो CSCS यानी कि वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार क्लासिफिकेशन मृदा का किया गया था, उसमें भारत में 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो यानी मिट्टी है वो इंसेप्टिसॉल्स है, इसके बाद में एंटीसॉल्स है, इसके बाद में अल्फीसॉल्स है, उसके बाद में वर्टीसॉल्स और उसके बाद में स्पोडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। ये सीक्वेंस के हिसाब से यानी अधिक से कम की ओर यानी मिट्टियाँ पाई जाती है, जो कॉम्प्रेहेंसिव सॉइल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। अब भारत में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना और भारत की जलवायु में पर्याप्त जो विविधताएं पाई जाती है, अतः इन भारत की विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जो विकास हुआ है, इन मिट्टियों का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। यानी भारतीय कृषि परिषद के अनुसार इंडियन जो यानी कि क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो यानी पूषा नई दिल्ली में है, उनके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को मुख्य रूप से और 27 प्रकार के यानी गौण प्रकार से विभाजित किया है। यानी 8 वर्गों में मुख्य रूप से विभाजित किया है और 27 गौण प्रकार में विभाजित किया है। उनमें से सबसे यानी कि जो प्रमुख मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है, इस मिट्टी का विस्तार है वो भारत में 7.7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पाया जाता है। यानी ये मिट्टी प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो ये 43.4% पाई जाती है और टोटल भारत के 7.7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में पाई जाती है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 22% है। इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र है, यानी जलोढ़ मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, और इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला जो उत्तर का विशाल मैदान और दूसरा है तटवर्तीय मैदान। यानी भारत के उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और तटवर्ती मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको जल के साथ लोड करके लाई हुई जो मिट्टी है, इसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है, क्योंकि ये जल के द्वारा अपरदित करके निक्षेपित रूप में परिवर्तित हुई है और जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। इसके यानी 2 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा नदी घाटियों और डेल्टाई भागों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई तलछट के निक्षेपण से हुआ है और इस प्रकार की ये जो मिट्टी है ये अक्षेत्रीय मिट्टी की श्रेणी में आता है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर योजना में जो वर्गीकरण किया है उसके अनुसार जलोढ़ मिट्टी है वो अक्षेत्रीय मिट्टी की श्रेणी में आता है, नॉन जोनल मिट्टी की श्रेणी में आती है। तो इस मिट्टी के अंदर जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यानी जलोढ़ मिट्टी के अंदर
नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में पोटास और चूने का अंश पर्याप्त होता है। पोटास और चूने का अंश पर्याप्त होता है, यानी सबसे ज़्यादा पोटास की मात्रा है वो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। और इस मिट्टी को सामान्य 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी को 3 वर्गों में अपन विभाजित कर सकते हैं, तराई, बांगर और खादर। यानी जो तराई मिट्टी है यह तराई क्षेत्र है, ये भाबर के दक्षिण का जो भाग होता है इसमें महीन कंकड़ों, रेत और चिकनी मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर आदि पाए जाते हैं। बड़े चट्टानी कणों की उपस्थिति के कारण इसमें जलग्रहता अधिक होती है। साथ ही चूने की मात्रा अधिक होने के कारण ये मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। जो तराइन प्रदेशों की मिट्टी है उनको दलदली यानी कि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या दलदली क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये वर्षा के द्वारा यानी कि नदियों की जो अलग अलग धाराएं विभाजित होती है उनके साथ में महीन कण यानी कि अपरदित होकर के तराई क्षेत्रों में निक्षेपित होते हैं। उन तलछट के निक्षेपण से महीन कण वाली तराई मिट्टी का निर्माण होता है। बांगर की मिट्टी है, यानी कि बांगर है। बांगर एक पुराने जलोढ़ों से युक्त होती है। ये मिट्टी सतलज और गंगा के मैदानों के ऊपरी भागों तथा नदियों के मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है, जहाँ सामान्य बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। तो बांगर क्षेत्र का यानी कि उस क्षेत्र को कहते हैं जो पुराने जलोढ़ों से युक्त हो और हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता हो, वहाँ बांगर प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें चीका और बालू की मात्रा लगभग बराबर होती है, साथ ही इसका रंग गहरा होता है। बांगर की यानी कि सतह के नीचे चूने की गांठें पाई जाती है। बांगर मृदा है उसके नीचे चूने की गांठें पाई जाती है, जिसे कंकर नाम से जाना जाता है। और बांगर का मैदान रबी फसलों की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होता है। यहाँ पे रबी की कृषि यानी अधिक की जाती है, जिसमें गेहूँ, कपास, तिलहन, दलहन, मक्का आदि फसलों की कृषि बहुतायत होती है। पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भाग में बांगर मिट्टी पाई जाती है, जिसमें तंबाकू और मक्का की कृषि बहुतायत होती है। हाल ही के वर्षों में इस मृदा के क्षेत्र में कपास और गन्ना की कृषि की भी प्रधानता की जा रही है। तो इस प्रकार भारत के अंदर सबसे यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। उसके 3 वर्ग है, जिसमें तराई मिट्टी और बांगर मृदा। तो बांगर मृदा क्षेत्र जहाँ यानी जलोढ़ का पानी, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और पुराने जलोढ़ों से युक्त होती है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें चूने की गांठें पाई जाती है और कपास, तिलहन, दलहन, मक्के की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन वर्तमान क्षेत्र में कपास और गन्ने की कृषि की भी इस मिट्टी में प्रधानता रहती है। तीसरा जो इसका वर्ग है खादर प्रकार की मिट्टी है। ये नवीन जलोढ़ों से युक्त होती है और बाढ़ के पानी के लगभग प्रति वर्ष पहुँचने रहने के कारण इस मृदा में नवीनीकरण होता रहता है। क्योंकि खादर का मतलब ही होता है नवीन जलोढ़ों से युक्त वह भाग जहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है। तो हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचने के कारण इसमें इस मिट्टी के अंदर नवीनीकरण होता रहता है और इस मृदा में सिल्ट और क्ले तुलनात्मक रूप से अधिक पाए जाते हैं। यानी बाढ़ का पानी बढ़ने की वजह से इसमें जो क्ले की मात्रा है, सिल्ट की मात्रा है, वो अधिक पाई जाती है। इसका रंग यानी हल्का होता है। ये मृदा निम्न गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र घाटी है और डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। खास करके डेल्टाई क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी और गंगा का निम्न मैदान है, उन क्षेत्रों में खादर मृदा अधिक पाई जाती है। ये मृदा खरीफ की फसलों के लिए जैसे चावल है, जूट है, इसकी कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। तो ये जो भारत के कृषि विभाग के अनुसार भारत में
8 प्रकार से मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें 8 मुख्य रूप से विभाजित किया है और 27 गौण रूप से विभाजित किया है। उनमें से जलोढ़ मृदा है, उसके वापस 3 वर्ग होते हैं और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जलोढ़ मृदा है ये एक अक्षेत्रीय मिट्टी भी कहलाती है। नेक्स्ट और भी इसका वर्गीकरण है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे।